हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज सरैया में हूँ। मैं सरैया में JLKM के प्रखंड अध्यक्ष जी का घर है और मैं उनसे मिलने आया। इनकी पार्टी झारखंड विधानसभा में बरही विधानसभा से चुनाव लड़ रही है और उनके प्रत्याशी है कृष्णा यादव जी। कल वो नगर भ्रमण के लिए आए हुए थे, पूरा सरैया और पदमा में घूमे तो उनके साथ माननीय मनोज यादव जी भी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो मैं आज मिलने के लिए आ गया हूँ पदमा प्रखंड अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार मेहता जी से। ये आज मिल गए हैं तो मैं इनसे कुछ बातें रखूँगा। आप लोग सबसे पहले ये बताइए, JLKM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनका विचारधारा से प्रभावित होकर आप लोग इस पार्टी में आए हैं या कुछ और सोच के आए हुए हैं? देखिए, हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनका विचारधारा से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और उनका जो विचारधारा है वो झारखंडी मुद्दा पर बेस है, जो झारखंड के लोगों के लिए हितकारी है। और इससे हम लोग बहुत प्रभावित होकर के हम लोग जितने भी युवा लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सब उन्हीं के विचारधारा से हम लोग इसमें अभी तक जुड़े हुए हैं और अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि एक 29 साल का युवा, मात्र 29 साल का युवा आज पूरे झारखंड के मानस पटल पर छा गया है। तो कुछ तो बात उनमें है, कुछ तो ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। जब वो जहाँ भी जाते हैं भीड़ अपार हो जाता है। वैसे बड़े बड़े नेताओं का भी भीड़ नहीं हो पाता है, चाहे BJP के हो चाहे कांग्रेस के हो। तो कुछ तो बात इस पार्टी में है जिसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। सर, पदमा पंचायत में या प्रखंड में आप लोग क्या ऐसा मतलब बदलाव लाना चाहते हैं? आपका कुछ सोच होगा, इसलिए आप इस पार्टी में आए हुए हैं। पदमा प्रखंड के लिए आपका क्या सोच है? देखिए, जहाँ तक सवाल है जयराम महतो का भीड़ का, देखिए ये लोकतंत्र का खूबसूरती है कि और लोकतंत्र का ये ताकत है कि हम लोगों को बाबा साहब ने ऐसा ये संविधान है ना कि हम लोग अपने बात को रख सकते हैं। हम लोग का अभिव्यक्ति का आज़ादी है कि हम लोग अपने मानवाधिकार के तहत, ह्यूमन राइट्स के तहत हर बात को हम लोग समाज में रख सकते हैं। जो सामाजिक मुद्दा है, जो सामाजिक विचारधारा है और जन कल्याण के लिए, जनमानस के हित के लिए जो है, यही सब कारण है उनका बिना पैसा का, बिना खर्च का इतना भीड़ आना और इतना लोकप्रिय होना, जबकि वो मात्र अभी 29 साल के हैं। हाँ, एकदम युवा है। देखिए, युवा होना ज़रूरी नहीं है। युवा तो 29 साल के अभी झारखंड में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन क्या है कि उनमें वो जुनून नहीं है, उनमें वो करंट नहीं है जो करंट उनके पास देखिएगा, उनके पास धन बल नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? जनबल। उनके पास जनबल है, जो कि झारखंडी मुद्दा को वो टच करते हैं, जो कि हम लोगों के दिलो दिमाग पर वो छाए हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे JLKM के विधायक बन जाते हैं तो पदमा प्रखंड में क्या बदलाना चाहेंगे आप? देखिए, पदमा प्रखंड जो है सो अभी देखते होंगे, हमारे पूर्व के जो विधायक रहे हैं, यहाँ क्षेत्रीय विधायक थे श्री स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी, है ना, उनके द्वारा काम किया हुआ बहुत सारा काम अभी देखे होंगे कि 1952, 1957 में 3 बार वो विधायक बने, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है सो वो ऐसा काम करके गए हैं जो अमिट है। जैसे आपका थी लोटवा जलाशय है, अब इटखोरी मोड़ से लेकर इटखोरी तक का जो मार्ग है, अभी आपका देख रहे हैं पदमा और सरैया में जो जल मीनार है ना, यहाँ बिजली उस समय आया जिसमें ये सब मौलिक जो सुविधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, ये सब उस समय में हमारे गांव में, सरैया गांव में, पदमा गांव में हुआ है ना, कि जो जहाँ पर लोग शहर में कल्पना लोग नहीं कर पाता था कि ये सभी सुविधा गांव तक पहुँचो की है, लेकिन ये सब का भी लोग जो है अभी तक मेंटेनेंस नहीं कर पाया, है ना। ये सब जो करके गए हैं, जैसे देखिए अभी हमें नहर का फाटक देखिए, डैम का फाटक जो है सो टूटा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हमने खुद कितना बार यहाँ वर्तमान विधायक को इसके लिए दिया है ना लिख के, फिर हमने DC को भी इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो समस्या जो है ना, उसको अनदेखा किया गया है। अभी देखिएगा तो डैम का पानी ऐसे ही बह रहा है, ना उसका कोई निकास है, ना कोई है, व्यर्थ में पानी जा रहा है। और आने वाला समय जब गर्मी आता है तो देखिएगा डैम पूरा सूख जाता है। मतलब आपका कहना ये है कि बरही विधानसभा में स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी जो काम किए, उनका रखरखाव तक आने वाले विधायक नहीं कर पाए? खुल के आप नहीं करना चाहते? बस यही हम कहना चाहते हैं कि जब वो उनका द्वारा किया हुआ काम को जब ये लोग नहीं कर पाएंगे तो बाकी काम का क्या है? देखिए, नली गली कोई भी देखिए बना सकता है। आजकल देखिएगा मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद से भी बहुत सारा छोटे छोटे टेंडर आता है। ये तो कोई भी आंध्रा लंगड़ा कोई भी विधायक जीत करके जाएगा तो इतना काम तो वो करेगा। आप जाने जाइएगा किससे? जब आपको वैसा काम करके दीजिएगा, है ना, जैसे रामेश्वर प्रसाद मेहता जी ने किया, ऐसा अमिट काम आपको करना होगा जिससे आप जब विधायक नहीं भी रहेंगे तो आज आपको लोग जाने। अच्छा, चुनाव, अभी जब से चुनाव आता है तो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है हिंदू मुस्लिम, तो ये मुद्दा यहाँ भी है बड़े विधानसभा में? देखिए, इस तरह का मुद्दा पर जो बात करते हैं ना, वो बेवकूफ़ी वाला बात करते हैं। सबसे पहले हमको लोकतंत्र को समझना होगा
कि लोकतंत्र जो है वो 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसका क्या आधार है, इसका क्या बेस है, किस लिए ये चुनाव होता है। अगर ये सब चीज़ को आप अगर समझ जाइएगा तो ये सब मुद्दा आपका गौन हो जाएगा। ये सब मुद्दा सिर्फ भड़काऊ मुद्दा है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को जब सिखाया जाता था, आज देखिए हमरा सरैया या पजमा में देखे होंगे कि आज तक हम लोग सब एक साथ रहे हैं। हम लोग यहाँ ना कोई हिंदू किसी मुसलमान पर अत्याचार किया, ना कोई मुसलमान हिंदू पर अत्याचार किया। हम लोग पहले देखते थे हमारे घर में जो होता था, है ना, हमारे घर में लोग सहिया जोड़ते थे। हाँ, सही बात है ना, हम लोग एक जगह रहते थे, सहिया जोड़ते थे। हमारे यहाँ हिंदू दशहरा छठ में अगर किसी तरह का त्यौहार जो हम मनाते थे, उसका प्रसाद हो गया, पकवान हो गया, हम लोग उसके यहाँ देते थे। उन लोग यहाँ ईद होता था तो हम लोग यहाँ सेवैयाँ आता था, है ना। और उन लोग जब तीजी मनाते, तीजिया उठाता है तो हम लोग यहाँ से तजिया जो उठाता था उसमें हम लोग चंदा देते थे पूरे गाँव मिल के। तो ये जो शांति का माहौल बनता था, ये सौहार्द बनता था, कहीं ना कहीं आज के डेट में आप देखते होंगे कि इसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और एक दूसरे से दूरी बांटने का काम किया जा रहा है। मतलब जो शासन किए थे अंग्रेज, बांटो और राज करो, वही शासन यहाँ चलना चाह रहा है। बस वही ये चीज़ है कि अगर आप क्षेत्र में काम नहीं किए हैं तो ये एक हथकंडा लोग अपनाता है कि इस तरह से लोगों को बांट दो और अपना राज करो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक अभी चल रहा है यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी मुद्दा, तो बाहर के देशों से लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं चोरी छुपे, तो इसका गुनहगार कौन होगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, इसको पहले आपको समझना होगा कि रोहिंग्या कौन है और बांग्लादेशी घुसपैठ कौन है। इसके लिए अगर आपको हम डिटेल्स में बताएंगे तो थोड़ा सा आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको आज के युवा को समझने का ज़रूरत है। हम लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं, ये सब सिर्फ छोटा चीज़ है। सबसे पहले आपको जानकारी होगा कि बांग्लादेश का जो सीमा है वो भारत से कितने राज्यों से मिलता है। हमारा बांग्लादेश से हमारा सीमा कितना किलोमीटर मिलता है ना। ये लोग कौन कौन से सीमा से लोग घुसते हैं, कैसे घुसते हैं, है ना। तो सीमा सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जब आपका घुसपैठ हो जाता है तो वो राज्य सरकार के अंदर आता है। तो ये दोनों को मिल करके इस समस्या पर सॉल्व करना होगा। और आज हम पूछना चाहते हैं कि जो दल इसका विरोध करता है, घुसपैठिया का जो मुद्दा उठाता है, हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप हमको बताइए कि आपका जो 5 राज्य जो टच करता है बांग्लादेश की सीमा से, उन 5 राज्य में आप किन किन राज्य में घुसपैठ को भगाने का काम किए। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है उनसे कि अगर आप किसी भी राज्य में अगर आपको एक भी काम दिखा दीजिए कि आप भगाए हैं, तब आपका ये झारखंड में ये मुद्दा आपका चलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जन भावना को सिर्फ ठेस पहुंचाने के लिए और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए चीज़ है। आप पहले करके दिखाइए कि हम फलाने राज्य में इस तरह का काम किए, तब झारखंड में भी आपका ये मुद्दा चलेगा। अच्छा, टाइगर जयराम महतो जी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है 1932 खतियान, इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए आप। देखिए, 32 एक लाइन है हम लोगों को झारखंडियत को परिभाषित करने का। अभी देखिए, पिछला सरकार जो रघुवर दास का सरकार है, उन्होंने 1985 को लागू किया, 60-40 नियोजन नीति लागू किया। लेकिन आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं इसमें एक फॉल्ट है, जिसके तहत हमारे नौकरियों पर, हमारे रोजी रोजगार पर बाहरी तत्व का हम घुसपैठ हो रहा है ना। इसके लिए यहाँ पे शुरू से ये मुद्दा उठते आ रहा है कि हम लोग को, जबकि देखिए आप देखते होंगे हम बिहार से अलग हुए तो वहाँ भी 1932 है, बंगाल भी कहीं ना कहीं, बंगाल से भी हमारा जुड़ाव रहा है, वहाँ भी 1932 चल रहा है। तो भाई जब आपके यहाँ 32 चल रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम तो कोई अलग मुद्दा नहीं मांग रहे हैं, हम तो वही मुद्दा को मांग रहे हैं जो मुद्दा दूसरे राज्य में चल रहा है ना। तो फिर हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जब हमारे लोग, जब यही विधायक, जितने भी विधायक के पास जाते हैं तो मुँह पे तो सारा विधायक समर्थन करते हैं 1932 का, लेकिन जब विधानसभा से पास करा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पिछले दरवाज़ा से इसको रोकने का काम किया जा रहा है, जो झारखंडी जनभावना को ठेस पहुंचता है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने बता दिया। ये सब बातें आज के युवा नहीं जानते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा। देखिए, ये सब चीज़ जानने का जरूरी है। आज के डेट में आप देखते होंगे सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर, ये सब के माध्यम से लोगों को जानकारी है। पढ़ना कोई नहीं चाहता है। अगर आप पढ़ोगे तभी जानोगे, जिसे हमारे बाबा साहब कहे हैं, पढ़ोगे तभी लड़ोगे। चलिए, अभी मेरे सामने यहाँ खड़े हैं महासचिव महोदय, आप अपना परिचय दीजिए और आप किस विचारधारा के साथ इस पार्टी में आए हैं, ये जरा बताइए। देखिए, मेरा नाम नवीन ओझा है, मैं पदमा से ही बिलोंग करता हूं और इस पार्टी में मुझे महासचिव का दायित्व दिया गया है बड़ी विधानसभा से। देखिए, सबसे पहली बात है कि जयराम महतो जी का पार्टी जो काम कर रही है, या जयराम महतो जी का विचारधारा जो है, वो
झारखंड की जनता का, जनमानस का जो है एक प्रकार से आवाज़ है। क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड में पिछले 24 साल में झारखंड को लूटा जा रहा है या झारखंड के जनमानस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी तक 24 वर्षों में न झारखंड में नियोजन नीति बना, न विस्थापन नीति बना, न शिक्षा का कोई नीति बना है। और अभी देखिए, जितना भी वैकेंसी हो रहा है झारखंड में, झारखंड 24 साल का हो गया, अभी तक जेपीएससी एग्ज़ाम जो झारखंड का हुआ है, मात्र 10 एग्ज़ाम हुआ है झारखंड में जेपीएससी का। यहीं बगल में बिहार में देख लीजिए कितना एग्ज़ाम हुआ। तो भाई झारखंड में जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, झारखंड के लोगों को रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए लोग काफ़ी दूर दूर जा करके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर जाकर कंपटीशन का तैयारी करते हैं और उसके बाद आकर के यहाँ एग्ज़ाम देते हैं झारखंड में। तो कई बार ऐसा हो रहा है, अभी एसएससी सीजीएल का देख लीजिए, सीजीएल का जो है झारखंड सरकार 2 दिन इंटरनेट भी बंद की थी, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ से पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है इसमें कड़ी कदम उठाने में विफल रही है। और दूसरा चीज़ है, इसके वजह से यहाँ की जनता या यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पे भी एक चुनौती का विषय है। ये भी कहीं ना कहीं एक धुलमिल होने का या करने का लोगों का प्रयास हुआ है। क्योंकि देखिए, लोग जो भी अभ्यर्थी हैं बहुत ही उम्मीद के साथ में कोई भी फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और अगर इस तरह का स्थिति उत्पन्न होता है तो उनको बहुत ठेस पहुंचता है। और यहाँ देख लीजिए, रघुवर सरकार के टाइम में 2500 दरोगा का बहाली हुआ था झारखंड में, जिसमें से 1760-65 दरोगा जो हैं वो अदर स्टेट से हैं। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि भाई, आप झारखंड के युवा के रोजगार के लिए सोचते हैं या पूरे भारत का ठेका आपने ले रखा है? ये आंकड़ा जरा फिर से बताइए, कितना आंकड़ा था? 1700 प्लस है। कितना बहाली था टोटल बहाली 2500 हुआ। अच्छा। जिसमें 1770-75 के आसपास बाहर के लोग हैं, जिसमें यूपी के हैं, बिहार के हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, सभी लोग बाहर के आए हुए हैं। अभी देख लीजिए, दरोगा का जो बहाली हुआ है, पीपी का जो झारखंड में बहाली हुआ है, 110 पीपी बहाल हुआ है, उसमें 70 पीपी बाहर के हैं, दूसरे स्टेटों से हैं। और भी जो बहाली हो रहा है, पीजीटी है, ये जो एग्जाम हो रहा है, सब बाहर के लोग आ रहे हैं। तो झारखंड किस लिए बना है? झारखंड बना है झारखंड के जनमानस के लिए, झारखंड में रोजगार के लिए, झारखंड के लोगों को सुख सुविधा के लिए। यहाँ पे 40% खनिज जो है झारखंड का है, लेकिन वो खनिज तो जा ही रहा है, झारखंड में रोजगार भी नहीं मिल रहा है। अभी लोग दर दर भटक रहे हैं। आज लोग एजुकेशन लोन बैंकों से लेते हैं, कई संस्थान से लेते हैं शिक्षा के लिए, और उनको रोजगार नहीं मिलता है, वो एजुकेशन लोन नहीं चुका पाते हैं। कई लोग सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये स्थिति झारखंड में उत्पन्न हो चुकी है। नियोजन नीति बनाना बहुत जरूरी है, विस्थापन नीति बहुत जरूरी है, शिक्षा नीति बहुत जरूरी है। इस पर तो बाकी की पार्टियां बात नहीं कर रही है। इसमें इकलौता जयराम महतो ही एक ऐसा शख्स है पूरे झारखंड में जो इस मुद्दों पे बात कर रही है। बाकी पार्टियों को तो दिखाई भी नहीं देता है। बाकी पार्टियों को सिर्फ दिखाई दे रहा है मैया दीदी योजना और गोगो दीदी योजना। मैया दीदी योजना से क्या होता है ये मुझे बताइए। अगर जनता को, अगर पब्लिक को जो जिस लायक है, जिसको जो शिक्षा मिला है उसके अनुकूल अगर उसको रोजगार से जोड़ दिया जाए, उनको सही ढंग से रोजगार मिल जाए, इंपावर हो जाए वो लोग, तो उनको मैया दीदी योजना की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल, अगर सरकार, ठीक है मैं मानता हूँ झारखंड सरकार मैया दीदी योजना लाई है, उसको लोग सम्मान कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि अगर झारखंड सरकार जिसमें हेमंत सोरेन जी का सरकार बना था पिछले 4.5-5 साल से, अगर मैया दीदी योजना लेकर के आते तो लोगों को भरोसा भी होता कि वाकई में सरकार दे सकती है या नहीं दे सकती है मैया दीदी के पैसा। अभी भाजपा बोलती है मेरा सरकार आएगा हम गोगो दीदी योजना देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अभी झारखंड में टोटल 45 लाख महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ है मैया दीदी योजना में। अगर 1000 रुपया देती है झारखंड सरकार पर महीना, तो महीने का होता है 445 करोड़ रुपया। ठीक है, अभी जिस प्रकार भाजपा बोल रही है कि मैं दूंगा गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया अगर वही 45 लाख महिला को मिलता है तो होता है 900 करोड़ रुपया। साल का होता है 113 अरब रुपया। मेरा कहने का मतलब है, मैं झारखंड सरकार से ये पूछना चाहता हूँ या भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ, 113 अरब रुपया आप कहाँ से लाएंगे? झारखंड का जीडीपी कितना है वो देखिए। आपका इनकम 5 रुपया है, 50 रुपया बांटने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खोखला उनका जो है योजना है। आप लोगों को रोजगार दीजिए, शिक्षा से जोड़िए, विस्थापन नीति दीजिए। 1932 खतियान का जो मुद्दा है, आज तक आपकी सरकार 17-18 साल भाजपा राज की, उसके बाद में जेएमएम और कांग्रेस का सरकार रहा, इस पर कोई बात ही नहीं हुआ। 75% वैकेंसी जो बाहर के लोग ले जा रहे हैं, क्या कर रही है सरकार? यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। सिर्फ स्थानीय विधायकों को लगता है कि नली दे देंगे, गली दे देंगे, कहीं छोटा सा कुछ एक शेड बना देंगे, कहीं सामुदायिक भवन बना देंगे, उसमें जनता खुश हो जाएगी। तो ये सब तो मुखिया का काम है, ये सब तो मुखिया भी कर सकते हैं। वही चीज़ है ना। तो विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक कर क्या रहे हैं? विधायक, अभी देखिए, अभी के जनता को मैया और गोगो नहीं चाहिए। अभी
का जो समय है, ये जो जनरेशन है, एडवांस जनरेशन है, इनको रोजगार चाहिए। इनको रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में, जो सरकार विफल हो रही है, सरकार दे नहीं पा रही है यहाँ की सरकारें। दोनों सरकार विफल हो रही है आपके हिसाब से? एकदम दोनों सरकार विफल है। इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नियोजन नीति को लेकर के कोई बात नहीं है, विस्थापन को लेकर कोई बात नहीं है। अभी सामने रियाडा कंपनी चल रहा है, सामने देखिए बड़का गांव में एनटीपीसी है, त्रिवेणी है, वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहाँ अगर हमारे क्षेत्र के ऑपरेटर जाते हैं, ड्राइवर जाते हैं, कोई रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनसे बोला जाता है 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया हमको डोनेशन दो, तो उनको रोजगार मिलता है। क्या कर रहे हैं स्थानीय विधायक? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो जी ने ये बीड़ा उठाया है और झारखंड के जनमानस के आवाज़ है टाइगर जयराम महतो। झारखंड को प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, झारखंड में शिक्षा लाने के लिए, झारखंड के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनको सही ढंग से रोजगार मिले, झारखंड के लोगों का सम्मान के लिए, उनके बच्चों का अधिकार के लिए, उनके बच्चों का भविष्य के लिए, इसके लिए जयराम महतो जी लड़ रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जयराम महतो जी अभी न विधायक हैं न सांसद हैं, फिर भी उनका इतना भीड़ हुजूम क्यों लग रहा है? ये सबसे बड़ी बात है ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जयराम महतो जी उस मुद्दों को टच कर रहे हैं, उस मुद्दों को उठा रहे हैं जो बाकी पार्टियां उठाने का काम ही नहीं कर रही है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ जाति, संप्रदाय, धर्म और तरह तरह का ये सारा चीज़ें बटोगे कटोगे ये सब का नारा लगा करके और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है बाकी सारे पार्टियाँ। अच्छा, अब हाल ही में अमित शाह जी आए हुए थे, उन्होंने CAA का मुद्दा उठाया कि झारखंड में भी लागू होना चाहिए, तो CAA से इसमें कुछ फ़ायदा होगा झारखंड में? देखिए, CAA का जो मुद्दा है ये जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है और ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी के लिए बराबर है। और ये जो अगर अमित शाह जी बोल रहे हैं ये होना चाहिए, तो इसको हम लोग समर्थन करते हैं। ये जेलकम पार्टी भी इस मुद्दा जो लाए हैं, भाजपा ला रही है, इसके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे जाति जनगणना पहले हर 10 साल में होता था जी। 2021 का जनगणना हुआ नहीं, अब हो सकता है 31 आ जाए, उसमें होने। तो जाति जनगणना जब मतलब जाति जनगणना ही नहीं हो रहा है, तो जनगणना अगर नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार कैसे गिनती करेगा कि मेरे पास इतने लोग हैं, या केंद्र सरकार कैसे गिनती करेगा इतने लोग हैं? अपना लोगों को वो सुविधा कैसे दे पाएगा? ठीक है, देखिए इसके लिए सरकार को कई सारे चीज़ों पे चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जाति जनगणना जो है ये होनी चाहिए, इसको हम भी समर्थन करते हैं। इससे लोगों का पॉपुलेशन के बारे में कितना बढ़ा है, कितना किस तरह का, कौन से धर्म के लोग कितना डेवलप किए हैं, कितना उनका पॉपुलेशन है, इसका कैलकुलेशन हो सकता है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। 142 करोड़, कई बोलते 145 करोड़, तो वो तो अनुमानित बोल रहे हैं या फिर कुछ सोच के बोल रहे हैं? अनुमानित है ये आंकड़ा। वो आंकड़ा जो है टेंटेटिव आंकड़ा है उनका, ये श्योर नहीं है, क्योंकि देखिए पर डे हर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, तो श्योर आंकड़ा कर पाना ये कहीं ना कहीं मुश्किल होता है किसी भी पार्टी या किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को, वो अलग मुद्दा है। तो जब तक आप आंकड़ा नहीं, अगर आपके घर में 10 व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं रहेगा कि मेरे घर में 10 व्यक्ति है, आप राशन लाने का काम तो आप कर रहे हैं, मालिक आप हैं, तो आपको जब पता ही नहीं कि मेरे घर में 10 व्यक्ति हैं, तो आप कैसे उनको पूरा कीजिए? देखिए आंकड़ा उनके पास है, ऐसा नहीं कि आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो बढ़ रहा है या घट रहा है उसका एक आकलन होता है, एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस को ऐड करके वो उनके द्वारा इस तरह का बात बोला जा रहा है। तो JLKM का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे झारखंड के नौकरियों में बाहरी को एंट्री ना मिले, झारखंड के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको नौकरी मिले, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। देखिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, 1932 खतियान का मुद्दा है, विस्थापन नीति का मुद्दा है, शिक्षा नीति का मुद्दा है। अभी देखिए झारखंड में क्या स्थिति हो रहा है उसका आकलन कीजिए। यहाँ पे लोग BTech, MTech, LLB, LLM करके और ग्रेजुएट करके लोग रोड पे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और झारखंड में क्या हो रहा है, 10वां पास का विधायक को उनको बना दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री। तो बोलिए जो 10वां पास का विधायक अगर शिक्षा मंत्री बनेगा या इंटर पास का मुख्यमंत्री बनेगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट और PG वालों का दर्द को कहाँ से समझेगा वो? उसको तो पता ये मुझे समझाइए। शिक्षा मंत्री जो है 10वां पास के अगर झारखंड में बनेंगे तो क्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को नौकरी मिलेगा? ये संभव है, तभी तो ये स्थिति हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे लोग जो मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, उनका शिक्षा दीक्षा भली भांति होनी चाहिए। जब वो शिक्षित ही नहीं होंगे तो कहाँ से शिक्षा देंगे लोगों को? ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ है, अब रहा बात यहाँ का विकास। हमारे पार्टी का जो टिकट बंटवारा का सबसे पहला क्राइटेरिया भी यही है कि कम से कम हम लोग ग्रेजुएट कैंडिडेट को टिकट देने का काम किए, हम लोग शिक्षित व्यक्ति को टिकट देने का काम किए, है ना, जो हर चीज़ को जानता हो, समझता हो। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के और सब कुछ जांच पड़ताल करके हम लोगों ने टिकट दिया अपने पार्टी से। और वो अगर चुनाव जीत करके अगर जाते हैं विधानसभा में, तो ये जितने सारे अभी हमारे साथी ने जो आपको बताया, ये सारे आंकड़ा, सारा जानकारी उनके पास है ना। और जिसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, वो आपके लिए क्या काम करेगा? अच्छा, कितने विधानसभा सीट मिल रही है पार्टी? ये अभी हम लोग लगभग 75 सीट पे हम लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है ना। हमारा
प्रत्याशी जो हैं से 75 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कितने सीट का आप लोग अनुमान रख रहे हैं? देखिए हम लोग कम से कम मेजोरिटी वर्ग तो हम लोग को आ ही जाएगा। जैसा जयराम महतो जी अपने इंटरव्यू में भी बताए हैं कि सरकार बनाने की जो 42 विधायकों का ज़रूरत है, उतना लगभग हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस है ना। एक अलग तरह का जयराम महतो का लहर चला हुआ है, जन जन में, घर घर में हमारा वोट है ना, जिसके वजह से हम लोग जो है सो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एक समय झारखंड में मानस पटल पर छाया था आजसू पार्टी, आप लोग भी सुना होगा। एकाएक वो अपने विचारधारा को चेंज करके किसी एक पार्टी के साथ हो लिए। उसके बाद उनका जो विचारधारा था लोगों में वो सिमटता चला गया। वो एक लिमिट में आ गए, 5 विधायक, 6 विधायक, 7 विधायक, इस टाइप में वो आ गए। तो जयराम महतो जी कहीं ऐसा ना हो कि सेम उनके जैसा हो जाए? ये बात जयराम महतो जी का संज्ञान में है, और इस बात को हर मंच से भी उन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे के गोद में जाके बैठने का काम किया है। जिस तरह से वो क्षेत्रीय पार्टी थे, यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद बने हुए थे, और जिसके लिए यहाँ के लोगों ने उनको समर्थन भी दिया, लेकिन वो अपने विचारधारा से भटक गए, जिसके वजह से उनका ये आज ये हाल है कि दूसरे के बैसाखी पर आज उनको चलना पड़ रहा है। हाल तो यह भी हम सुने थे कि वो 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मजबूरी हो चुका था। तो ऐसा ना हो झारखंड में कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी के साथ ये घटना हो, इस तरह का परिस्थिति आवे। आप लोग से आज मिलने के लिए हम आए, कुछ बातें अभी हमको लग रहा है कि भैया जी के मन में अभी बचा हुआ है, तो कुछ बातें मैं इनसे और पूछ लो। पद्मा प्रखंड के लिए अगर आप विधायक जी जाते हैं कृष्णा यादव जी, तो पद्मा प्रखंड का क्या बदलाव लाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पद्मा प्रखंड में पूरे बरही विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उसमें पद्मा प्रखंड भी है। पद्मा, बरही, चौपारण और चंदवारा, ये 4 प्रखंड है बरही विधानसभा में। तो बरही विधानसभा क्षेत्र में जो काम अधूरा रह गया है, जैसे अभी हमारे साथी बताए कि पूर्व विधायक जो यहाँ सरैया के थे, रामेश्वर प्रसाद मेहता जी, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी, उनके द्वारा जितना काम हुआ है, और वो काम आज भी उनके गुजर जाने के बाद में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जितने भी विधायक आए वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सभी काम को सबसे पहले हम लोग सुदृढ़ रूप से चालू करेंगे, उसको सुधारेंगे। कृषि के क्षेत्र में जो है, जैसे लोटिया डैम का मामला है, तो लोटिया डैम से जो पानी जाना है उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि कृषि का जो यहाँ पे स्थिति है उसको और बढ़िया से उसको बढ़ाया जा सके, फसल बढ़िया से हो, लोगों के खेतों में पानी पहुँच सके, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, पद्मा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारा समस्या है यहाँ का। तो ये सारे चीज़ों पे ये पार्टी काम करेगी। चौथा चीज़ है, यहाँ के पूर्व विधायक लोग जो स्थिति उत्पन्न किए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है क्षेत्र में। जैसे कि 20 वर्ष तो माननीय मनोज यादव जी रहे, 10 वर्ष अकेला यादव जी रहे। अभी हम गए थे टोटल पद्मा प्रखंड का 42 गांव में हम घूमे, तो वहाँ कई जगह पे सड़क का स्थिति बहुत ख़राब है। अभी सामने कंडादा गांव है, कंडादा का अड़ार का बीच का जो रोड है वो इतना ख़राब है सड़क कि मतलब वहाँ के अगर कोई पेशेंट अगर जाता है हॉस्पिटल या कहीं ले जाया जाता है, वैसी स्थिति में उस सड़क का स्थिति ऐसा है कि और गंभीर अवस्था उनके साथ हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन बढ़ सकता है। ये है। कंडादाग में शिक्षक है स्कूल में, लेकिन एक शिक्षक है। अब बताइए, इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा जनसंख्या का क्षेत्र है, जहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। मैंने पहले कहा कि शिक्षा मंत्री अगर 10वां पास होगा तो शिक्षा का स्तर कभी भी सुधर नहीं सकता है। वहाँ पे शिक्षक नहीं है, और इन विधायकों को कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमको पहले वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है, तो कैसे ट्रीटमेंट देंगे, कैसे लोगों को सुविधा मिल पाएगा, ये बताइए हमको। नहीं, हॉस्पिटल तो अभी चालू हुआ है, अभी उसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। तो ये सारा स्थिति है। दूसरा चीज़ है, झारखंड में जिस प्रकार से करप्शन बढ़ा हुआ है। अभी मोदी जी आए थे, जब परिवर्तन रैली में जब आए थे हजारीबाग मोदी जी, तो उन्होंने खुद खुलेआम मंच से कहा था कि झारखंड में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, और ये सच्चाई है। अगर आपके क्षेत्र में या पूरे झारखंड की बात मैं कर रहा हूं, अगर वहां पर सीईओ, बीडीओ या और भी पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे अगर कहीं पे पैसा दे करके जाते हैं, तो क्या वहां के जनता का रसीद जो है, मोटेशन जो है, वो फ्री में होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा बहुत बड़ा है झारखंड में, और चरम सीमा पर है। क्या वहाँ का क्षेत्र का जो लोग हैं, जो जनता है, उनका मोटेशन रसीद फ्री में कटेगा? ये खुद बताइए। जो पदाधिकारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर पैसा दे करके जा रहा है, तो कभी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है। वहाँ बालू का माफियागिरी नहीं होगा, वहाँ कोयला का धंधा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? कैसे कंट्रोल करेंगे लोग? ये तो खुलेआम धांधली चल रहा है यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे। ये बहुत बड़ा, ये सारा गलती जो है ये माननीय नेताओं का है। जितने नेता लोग, जितने मंत्री लोग हैं, पूरा करप्ट हो चुके हैं। और इसीलिए टाइगर जयराम महतो जी ने बीड़ा उठाया है कि हम सुधारेंगे, हम लोगों के घर घर तक जाएंगे, हम जन जन तक जाएंगे, हम लोगों से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने जनमानस के लिए, आपका प्रतिष्ठा के लिए, झारखंड वासियों के आवाज़ के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और इसमें सफलता हासिल करके रहेंगे। और अगर
जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अगर सरकार बनती है तो ये सबसे पहले करप्शन का जो मुद्दा है झारखंड में, इसको हटाने का काम करेंगे ताकि लोगों को सही सुविधा मिल सके और फ्री में सुविधा मिल सके, बिना पैसा खर्च किए सुविधा मिल सके। जो स्थिति अभी बना हुआ है, कई लोगों का पेपर अभी देखिएगा आप, सीओ कार्यालय कोई भी झारखंड का कोई भी अंचल कार्यालय आप घुस जाइए, वहाँ पे देखिएगा कितना आवेदन पेंडिंग है, कितना आवेदन पेंडिंग है और वर्षों से पेंडिंग है। कुछ ना कुछ कहानी लगा के बैठ गए हैं, कर्मचारी काम करना चाह नहीं रहा है क्योंकि जनता गरीब है, वो जनता दे नहीं सकती है, उतना चढ़ावा नहीं चढ़ा सकती, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर सरकार में तब्दील, सरकार को चेंज कर दे, बदल दे वोट के माध्यम से, चुनाव इसीलिए होता है, जनता अपना जनमानस जो है वो अपने वोट के माध्यम से सरकार चेंज कर दे, तो मैं वादा करता हूं कि ये सारा करप्शन जो है टोटली खत्म होगा। करप्शन एकदम कंप्लीटली टोटली जो है उसको बंद करने के काम करेगी जरा। मतलब आपका कहना ये है कि जो भी चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना में हो, प्रशासनिक हो, वो अगर पैसा दे के आएंगे तो वो बिना पैसे लिए काम करेंगे नहीं। नहीं, अच्छा, करेंगे। ये तो मुद्दा हो गया भ्रष्टाचार का। अब महंगाई पे कुछ देखिए, महंगाई का भी मुद्दा है। महंगाई जिस प्रकार से अभी झारखंड में, महंगाई पूरे भारत में भी महंगाई है, लेकिन झारखंड में भी कुछ इस तरह का स्थिति उत्पन्न हो रहा है महंगाई को लेकर के, तो इसको भी कंट्रोल करने के काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा था, मंच से कहा था कि हम मैया सम्मान योजना इसलिए लाए हैं, केंद्र सरकार जो महंगाई के कारण जो महंगाई बढ़ी है, लोगों तक उसका मार ना पड़े, कुछ हम अपने तरफ से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप ये मुद्दा उठाए, उतना पैसा लाएंगे कहाँ से? सही बात, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड का जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा आप अगर पब्लिक को बांट रहे हैं तो वो कहाँ से लाएंगे? तो बहुत सारे मुद्दों पे आपने चर्चा किया और ऐसे ऐसे मुद्दों पे चर्चा किया जो कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं। नहीं, उठाना नहीं चाहती है, चाहे वो तो हम हाँ, औरों से अलग हैं। झारखंड के कोई भी अगर पार्टी हमारा जो भी चीज़ है, अगर हम उस चीज़ को नहीं, जैसे हमारे जरा मातो ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जन भावना का मुद्दा को टच किए हैं, है ना, जिस पे दूसरे पार्टी लोग बात नहीं करना चाहता है, और इसलिए नहीं बात करना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दा से वो लिप्त है ना। करप्शन हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, महंगाई हो गया। इतने जो मंत्री झारखंड में अभी धराए हैं, जिनके यहाँ से पैसा निकल रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? उनका सैलरी का पैसा है? नहीं, तो पब्लिक का पैसा है। ये टोटल पब्लिक का पैसा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना पैसा लेंगे तो पैसा कहाँ रखेंगे? इतना पैसा की क्या आवश्यकता है उनको? सरकार तो उनको आवास दे रही है, उनको गाड़ी दे रही है, उनको सैलरी दे रही है, उनको सारी सुविधा दे रही है, फिर इतना पैसा क्यों? वो पैसा कहाँ लेके जाएंगे? इतने लोग जो जेल जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? वहाँ होली मनाने, दिवाली मनाने तो जेल नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं करप्शन से लिप्त हैं, तभी तो जेल जा रहे हैं ना भाई। तो करप्शन को कम करना ये सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में। जिस प्रकार से करप्शन चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने भी मंत्री, अभी देखिए सेक्रेटरी के यहाँ भी, सरकार का जो पूर्व सचिव थे उसके यहाँ भी पैसा पकड़ाया है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ईमानदार कोई नहीं है। अगर ईमानदारी से अगर ये लोग चुनाव लड़े, हम ईमानदारी से काम करें, तो इनको स्टार प्रचारक दूसरे राज्यों से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर माननीय विधायक जी 20 वर्ष यहाँ पे काम किए, 10 वर्ष उमाशंकर अकेला जी काम किए, तो यहाँ तो सब जनता उनको जानती है, कैसा काम रहा, कैसा कार्य कर रहा है, फिर स्टार प्रचारक लाने की जरूरत क्या है? ये मुझे समझा दीजिए। बाहर से स्टार प्रचार ला करके लोगों को प्रभावित करने का जो काम कर रहे हैं, आप अपने कार्य क्षमता से प्रभावित कीजिए ना, अपने कामों से प्रभावित कीजिए। लोग खुश होंगे, आपको ऑटोमेटिक वोट देंगे, आपको उतना प्रभावित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, आपको लोगों तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो आपने एकदम जनता के दिल की बात बोल दिया। ये सब बात